ये एंगल है 37 डिग्री और ये है 10 केजी का ब्लॉक और यहाँ पे म्यू एस का वैल्यू है 0.3 और म्यू के का वैल्यू है 0.2। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो इस तरह से है जैसा कि इधर दिया हुआ है। तो बताना ये है कि अगर एक और एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है F पर, एक और एक्स्ट्रा फोर्स F लग रहा है, ओके। तो इफ F is equals to, if F is in first case 10 न्यूटन, if F is, पहला केस में क्या है, F is equals to 10 न्यूटन, दूसरा केस में है F is equals to 20 न्यूटन, तीसरा केस में क्या है ये बताओ कि क्या हो जाता है 100 मतलब 80, यानी कि F is equals to 30 न्यूटन। फोर्थ F is equals to 40 न्यूटन। तो क्या करना है, ड्रॉ FBD फ्री बॉडी डायग्राम इन ईच केसेस। And also find acceleration in each cases। क्वेश्चन ये है, समझ में आ रहा है बात? यस सर। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते वक्त क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है, इसका हम पहले से ही क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। वो आंसर जो है मेरे मन का जो क्वेश्चन है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे कितना होगा, मैक्सिमम मतलब फ्रिक्शन कितना लग सकता है, वो चीज पहले हम निकाल लेंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बताओ क्या हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन जो लगता है उसका मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस इंटू एन कितना होगा, नॉर्मल मतलब नॉर्मल म्यू एस इंटू आर, नॉर्मल। तो यहाँ पे बताओ नॉर्मल फोर्स जो होगा वो कितना होगा, आर इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा 37 विच इज इक्वल्स टू कितना 100 cos 37 यानी कि 4/5 यानी कि 80 न्यूटन। यानी कि ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 80 विच इज इक्वल्स टू 24 न्यूटन, राइट। 24 न्यूटन। यस सर। और काइनेटिक अगर जो मोशन करेगा तो कितना फ्रिक्शन लगेगा ये भी निकाल लेना चाहिए हमें पहले, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन में मोशन कर रहा हो, हमें पहले से नहीं पता कि कौन से सिचुएशन में मोशन करेगा कौन से सिचुएशन में मोशन नहीं नहीं करेगा। करेगा। तो हम दोनों चीज का पहले से ही बैलेंस लेके चलेंगे, म्यू के इंटू आर हो जाएगा 0.2 इंटू 80 यानी कि कितना 16 न्यूटन। 60 अगर न्यूटन। जो मोशन करेगा तो ऐसा लगेगा। अब हमें चेक करना है कि एक ये दोनों फोर्स का जो एक mg फोर्स, जो mg का एक इधर जो कंपोनेंट आ रहा है वो फोर्स कितना है, mg साइन 37 कितना है, mg sin mg साइन 37 30 विच इज इक्वल्स टू 60 60 न्यूटन। न्यूटन। तो हमें देखना ये है कि हर केस में, पहला केस में बताओ तो फिर अब हम क्या करेंगे, ठीक है ये फोर्स तो लग ही रहा है 60 न्यूटन इधर और एक फोर्स एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि ठीक है बॉडी जो है पहला केस में क्या है, पहला केस में इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है, बॉडी ऐसा है, ये बॉडी पे पहला केस में 10 न्यूटन ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन के अलावा जो लग रहा है ना उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन का संभावना है उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन के अलावा जो फोर्स लग रहा है उसको पहले लिख लो। तो 10 न्यूटन हमने अप्लाई किया पहला केस में और 60 न्यूटन नीचे लग रहा है ना। तो बताओ नेट कितना लग रहा है, नेट कौन से डायरेक्शन में है, अगर जो फ्रिक्शन नहीं होता ये सरफेस फ्रिक्शन लेस होता तो सिर्फ यही दोनों फोर्स लगता ना इस डायरेक्शन में। यस। तो इस बॉडी का टेंडेंसी किधर आने का है, नीचे इस तरफ आने का है। एक और पांचवा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं इसमें थोड़ा और अच्छा लगने के लिए, 70 न्यूटन कितना, पांचवा क्वेश्चन 70। तो 60 माइनस 10 कितना हो गया 50, 60 माइनस 10 इज 50, तो 50 न्यूटन। तो अब हमें देखना है कि नेट इसको जो
मिल रहा है डाउनवर्ड के साइड में इंक्लाइन पे, वो 60 माइनस 10 है, मतलब 50 है। तो क्या 50 24 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा। बड़ा है, यानी कि 50 न्यूटन का जो ये रियल सिचुएशन ये हो गया, मतलब एक्चुअली में रियल सिचुएशन ये हो गया कि इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे ऐसे फोर्स लगेंगे। नेट इधर कितना लगेगा? 60, और इधर कितना लगेगा? 10 प्लस फ्रिक्शन कितना? 24, है ना? और यस। और इस तरफ में तो 80 है ही। इसका हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए बोला है तो बना दिए। क्लियर है? यस सर। अब यस सर। एक्सेलेरेशन जहां तक बात है, एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन ये होगा, ये भी क्लियर है पहला केस में। तो एक्सेलेरेशन होगा कितना? नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 60 माइनस 10 माइनस 24 डिवाइडेड बाई कितना मास है? 10 केजी है। तो 50 में से 24 किया, बचा कितना? बताओ। 26। 26। तो 26 बचा, तो 2.6 टू मीटर पर पॉइंट सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे केस में बताओ। दूसरे केस में ये वाला 20 हो जाएगा, ये वाला 60 हो जाएगा, तो 40 नीचे नीचे की तरफ। तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कैसा रहेगा? 60, सॉरी ये, हाँ 60, इधर 20 प्लस 24, है ना? इधर कितना रहेगा? 80। और एक्सेलेरेशन इधर कितना होगा? 44 घटा दो। हम्म। तो क्या ये सही बन रहा है? इसमें गलत बन रहा 16। है। क्या बन रहा है गलत? अभी तक जो बन रहा था वो गलत। ये 24 लगेगा या 16 लगेगा? हाँ सर। मोशन करेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा? 16। मैं वही सोच रही काइनेटिक थी फ्रिक्शन 24 लगेगा, तो ये क्यों 16 होगा। ये कितना लगेगा? 16। तो यहाँ पे क्या करना है? 16 कर देना है। 16। तो फिर अब बताओ आंसर क्या आएगा? बताओ आंसर क्या आएगा? एक मिनट सर। 1.8 मीटर। सॉरी 1.8 नहीं, ज्यादा घट गया था ना, अब तो और बढ़ थ्री जाएगा पॉइंट ना। फोर 3.4 3.4 मीटर। आएगा। उसी तरह से यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा? 36, और यहाँ 2.4। 2.4। थर्ड केस उसी तरह से क्या हो जाएगा? थर्ड केस, थर्ड केस में भी सेम हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम में इधर क्या हो जाएगा? 30। अब बताओ, इधर 30 लगेगा, इधर 30 लगेगा, और इधर 60 लगेगा। तो नेट कितना नीचे है? 30 है। क्या 24 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, यानी कि मोशन करेगा, यानी कि यहाँ पे 16 लगेगा, है ना? यानी कि हाँ सर। एक्सेलेरेशन कितना होगा? एक्सेलेरेशन बताओ। 30 प्लस 60 माइनस 30। 36, 60 में से 36 घटा दो, तो कितना हो गया? ये वाला गलत तुमने बोल दिया क्या? 60 में से 36 घटाना था, यहाँ 46 घटाना है। ओके, 1.4 हो तो जाएगा, 46 1.4 हो जाएगा। है ना? 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेट नीचे में फोर्स हो जाएगा कितना? 14 न्यूटन हो जाएगा। यस सर। उसी तरह से फोर्थ केस में भी हो जाएगा। फिफ्थ केस, फोर्थ केस में बताओ, 40 ऊपर और 60 नीचे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 40 ऊपर और 60 नीचे जो अप्लाई हो रहा है ना? जो मोशन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है ना, सब कुछ होने के बाद लगता है। पहले देखता है मोशन का टेंडेंसी, बॉडी किधर जाना चाह रहा है। तो फ्रिक्शन को पहले भूल जाओ, पिक्चर में सबसे लास्ट में फ्रिक्शन को लाना है। समझ में आ रहा है? ये जो यस अप्लाई सर। कर रहा है ये इंसान फोर्स, उसके बारे में देखो। 60 और इधर 40, नेट कितना? 20। क्या 24 20 से बड़ा है? यस। बड़ा है कि नहीं? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब फ्रिक्शन कितना लगेगा बताओ इसमें? 20। 20 न्यूटन लगेगा। इसका मतलब ये है कि जितना ये वाला फोर्स है, नेट फोर्स उससे क्या है? कम है। 20 न्यूटन है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 24। 24। 21। इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा, यानी कि बैलेंस रहेगा फोर्स 60, और ऊपर में फ्रिक्शन जो लगेगा वो 20 लगेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये अब भी पांचवा केस में बताओ क्या होगा? पांचवा केस यहीं पे बना दें, एडजस्ट कर दें। दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। यहाँ दिख रहा है? इसको थोड़ा अलग कलर से ले लेते हैं। बताओ इधर कितना है? 70, और इधर कितना है? 60। तो अब बताओ कि नेट किधर जाना चाह रहा है बॉडी? पीछे। ऊपर के तरफ।
हाँ मतलब ऊपर। ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, इसका मतलब इस बार फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। तो नेट ऊपर में कितना फोर्स है, 10। ऊपर में कितना नेट फोर्स है, 10। नेट ऊपर में 10 न्यूटन है, मतलब बॉडी 10 न्यूटन, 10 न्यूटन नेट फोर्स की वजह से उसका मूव करने का टेंडेंसी ऊपर की तरफ हो गया। तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करता है, उसको रोकने का कोशिश करेगा, यस तो सर। पीछे की तरफ लगेगा। पीछे की तरफ वो फ्रिक्शन कितना लगेगा, क्या रेस्ट में रहेगा बॉडी, क्या वो नेट फोर्स जो 10 आ रहा है ऊपर के साइड में, क्या 24 से बड़ा है, नहीं है ना बड़ा, हाँ सर। यस बड़ा सर। नहीं है। फ्रिक्शन 24। तो ये रेस्ट में रहेगा, इस सिचुएशन में भी रेस्ट में है और इस सिचुएशन में भी रेस्ट में है, लेकिन इस रेस्ट बार में है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर हो गया, नीचे की तरफ हो गया। हाँ सर। समझ में आ गया बात। यस सर। ठीक है, यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू है, म्यू एस इज इक्वल्स टू म्यू के, यहाँ पे दे देते हैं इस सरफेस के लिए, ठीक है। 5 kg और 10 kg ब्लॉक वाले कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए, 5 kg और 10 kg का जो ब्लॉक है, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है दोनों का, उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका म्यू एस और म्यू के का वैल्यू सेम ही है, वो 0.2 है। कितना है, 0.2 है। एक फोर्स इस पे अप्लाई होता है, 10 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई होता है, ओके। ये वाला फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे क्या है, म्यू जीरो है। म्यू जीरो का मतलब क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ग्राउंड और 10 kg के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1, एफ इज इक्वल्स टू, अगर जो है 15 न्यूटन, एफ इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन, तो और दूसरा एफ इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन, क्या है, दूसरा है एफ इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। और तीसरा है एफ इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन, और चौथा है एफ इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन। सभी केसेस में क्या फाइंड करना है, फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg एंड 10 kg ब्लॉक। पहला का आंसर बताओ, कुछ है किसी का सोल्यूशन, तो हमें इसके बारे में सोचना है, मैं बताऊं। हाँ सर बता दो, मतलब हमने ट्राई तो किया। हाँ सर आप बताओ। सबसे पहले जब हम फोर्स लगाएंगे इस सिस्टम पे तो क्या होगा, ऐसा सोच लो कि नीचे फ्रिक्शन लेस सरफेस है, 10 kg पे 5 kg रखा हुआ है। अगर अगर जो 10 kg और 5 kg के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, अगर जो 10 kg और 5 kg के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, तो क्या होता, तो हम अगर जो इसको खींचते तो 5 kg फिर यहीं गिर जाता, 10 kg यस आगे सर। चला जाता, 5 kg यहीं पे गिर जाता। हम्म। लेकिन जब हम 10 kg पे फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ फ्रिक्शन है, तो चांसेस है कि साथ में चलेंगे, 10 kg और 5 kg, चांसेस है कि साथ में दोनों दोनों ही चलेंगे, है कि नहीं। यस लेकिन सर। एक हद तक ही चलेगा ना, यस। ऐसा थोड़ा है कि इसको कितना भी स्पीड से खींचो ये साथ में चलेगा, गिर भी सकता है। हम्म। तो कहने का मतलब जो मैक्स इसमें कौन है जो कि लेके जाता है 5 kg को साथ में, कौन सा फोर्स लेके जाता है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बोथ ब्लॉक्स। तो हम हम्म। ये वाला हम निकाल लेंगे, पहले पहले हम सॉल्यूशन करते समय क्या निकाल लेंगे कि फ्रिक्शन। मैक्सिमम इसका एक्सेलरेशन कितना करवा सकता है यहाँ वाला फ्रिक्शन, है कि हम्म। नहीं, फ्रिक्शन में कितना दम है, क्योंकि जब इस पे फ्रिक्शन लगेगा, सोचो 10 kg आगे जा रहा है, 5 kg ऊपर में रखा हुआ है, तो उसको भी अपने साथ घसीट के लेके जाएगा, यानी कि 5 kg वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, 5 kg वाले पे फ्रिक्शन जो लगेगा वो आगे लगेगा। हाँ। आगे की तरफ से लगेगा सर। इसीलिए उसका इसका तो राइट साइड में मूवमेंट हो रहा है इस वजह से, क्योंकि इसी पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इसका राइट साइड में कौन सा फोर्स की वजह से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वो है फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 5 kg एंड 10 kg, राइट। हम्म।
तो ये कितना मैक्सिमम कितना है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, म्यू एस इंटू आर। म्यू एस इंटू आर मतलब 0.2, नॉर्मल कितना है यहाँ पे बताओ, इस सरफेस के बीच में नॉर्मल कितना है, 50 न्यूटन। 5 केजी पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है ना, और यस नीचे mg लग रहा है ना 50, लेकिन वर्टिकल में 5 केजी का कोई मोशन हो रहा है, नहीं। वर्टिकल में नहीं हो रहा है, यानी कि नेट फोर्स 0, यानी कि R इज इक्वल टू 50, R इज इक्वल टू 50, है ना। हम्म तो एफ मैक्स इज कितना, 1 10 10 न्यूटन। हाँ सॉरी सर 10। यानी कि अगर जो इस पे एफ मैक्स लग रहा है तो इसका ए मैक्स कितना हो जाएगा, 10/5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। हम्म मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन साथ में कॉमन एक्सेलरेशन जो कहते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो सकता है साथ में, 2 मीटर पर सेकेंड 2 स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर जो इसको इतना फोर्स लगा दिए, 10 केजी को इतना ही फोर्स लगाओ, इस पे इतना ही फोर्स लगाओ कॉमन एक्सेलरेशन के लिए, कॉमन एक्सेलरेशन मतलब के लिए कि 10 केजी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, जब इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो दोनों साथ साथ चलेंगे, तो उस समय दोनों में काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है ना। हम्म। लेकिन अगर जो इसका एक्सेलरेशन ऐसा फोर्स लगा दिया जिसकी वजह से 10 केजी का एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा हो गया, तो फिर क्या होगा, 10 केजी ज्यादा एक्सेलरेशन से चलेगा, 5 केजी जो है कम एक्सेलरेशन से चलेगा। इसका मतलब ये होगा कि कुछ देर के बाद ये गिर जाएगा, क्योंकि ये पिछड़ता हुआ नजर आएगा, 5 केजी पिछड़ेगा 10 केजी से और नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं। यस। यस सर। तो हमें चेक करना है, हम मान लेते हैं कि कॉमन, हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए चेक करेंगे। अगर जो हम इसको 15 केजी का सिस्टम मान लें, 15 केजी का सिस्टम मान लें और चेक करें कि अगर जो हम 15 न्यूटन इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों को लेके चलना है ना। हम्म तो हम चेक करते हैं कि अगर जो 15 न्यूटन लगाएंगे तो कितना एक्सेलरेशन होगा बताओ, 15 केजी का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15/15, हम्म 20 न्यूटन लगाएंगे तो कितना होगा, 20/15, मतलब 2 से कम ही है ना अभी। 30 वाले में क्या हो गया, 2 हो गया, 30 वाले में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, यस हाँ सर। सर। हो जाएगा ना। और 40 वाले में 2 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब इस वाले केस में क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, और उस समय क्या हो रहा होगा। तो सबसे पहला वाला केस में करते हैं, ऐसे हम इसको पार्ट वाइज बहुत अच्छे से एकदम छोटा छोटा स्टेप लेके ही बना सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन ये बात समझ में आ रहा है ना कि ये जो फोर्स है, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में फोर्स, चारों फोर्सेस के बारे में अगर जो सोचें, तो पहला फोर्स 15 न्यूटन अगर जो लगाएंगे, तो 15 न्यूटन लगाने से ये बॉडी साथ में चल सकता है, 20 न्यूटन लगाने से साथ में चल सकता है, 30 न्यूटन लगाने से साथ में चल सकता है, लेकिन 40 न्यूटन लगाने में साथ में नहीं चलेगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मान लो कि साथ में चल रहा है ना, मान लो कि साथ में चल रहा है कितना, एक्सेलरेशन से ए एक्सेलरेशन से, ऐसे भी देख सकते हैं। 5 केजी मान लो कि पहला केस में बना रहे हैं, 5 केजी के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो इस पे फ्रिक्शन क्या लगा, आगे लगा, और 10 केजी वाले पे अगर जो हमने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन आगे, इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, किधर लगेगा, पीछे। पीछे लगेगा। और दोनों साथ में चलेंगे, दोनों साथ में चलेंगे मतलब इसका एक्सेलरेशन ए होगा, इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा, यानी कि इसके लिए क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू 5a, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, 10 माइनस एफ इज इक्वल टू 10a लिखेंगे। अभी हम मान के खुद से ही चल रहे हैं ना कि साथ में चल रहा है, तो देखो एक्सेलरेशन कितना आएगा, देखो 10 दोनों को ऐड करोगे 10 इज इक्वल टू 15a, इधर 10 न्यूटन लग रहा था ना, हाँ, तो 10 इज इक्वल टू, हमने 10 न्यूटन लगाया है ना कि 15, 15 हमने लगाया है, यहाँ पे गलत लिख दिया, 15 कितना लगाया है, 15, तो 15। 15 माइनस एफ, 15 तुम लोग बोलते नहीं हो, यानी कि समझ नहीं रहे हो क्या। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 10 केजी पे तुमने 15 न्यूटन लगाया है ना, हम्म तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, मान लो कि दोनों साथ में ही चल रहे हैं, दोनों साथ में ही चल रहे हैं, तो ये हो गया तुम्हारा 5 केजी, तो 5 केजी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ, राइट। यस सर। 10 केजी पे फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, अगर जो 5 केजी पे आगे तो 10 केजी पे पीछे, हम्म न्यूटन थर्ड लॉ से, न्यूटन का तीसरा नियम से ऐसा हो जाएगा।
और उसके बाद फिर इसका एक्सेलरेशन ए अगर जो है तो इसका भी ए है, तो मान के चल रहे हो दोनों साथ चल रहे हैं, तो F इज इक्वल्स टू 5a फर्स्ट, सेकेंड F इज 15 माइनस F इज इक्वल्स टू 10a, है ना। फिर यस सर। 15 इज इक्वल्स टू 15a, a इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर तुम चेक करो, ए का वैल्यू 1 डाल के इसमें चेक करो कितना आंसर आ रहा है फ्रिक्शन का, बताओ। 5 न्यूटन कितना आ रहा है, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन जो है क्या इससे कम है क्या, जो एफ मैक्स है 10 न्यूटन उससे कम है क्या, कम है ना। हाँ। मतलब इस केस में पहला केस में 5 ही न्यूटन आंसर बोल रहा है कि लग रहा है, जो कि पॉसिबल है क्योंकि मैक्सिमम कितना लग सकता है 10 10 ठीक न्यूटन। है। और एक्सेलेरेशन कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर डायरेक्टली तुम्हें समझाने के लिए हम फोर्थ वाला केस को ये करते हैं, फोर्थ वाला केस को यहाँ पे बनाते हैं, इसका बनाते हैं, देखो क्या होगा। फोर्थ वाला केस में मान लो कि फोर्थ वाला केस में भी 5 kg जो है उस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और एक्सेलेरेशन ए है, और 10 kg वाला पे आगे में 40 लगा दिए और पीछे में उस पे फ्रिक्शन एफ लग रहा है, उसका मान लो दोनों का कॉमन हो रहा है। तो फिर देखो यहाँ क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे 5a फर्स्ट इक्वेशन, 40 माइनस एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे 10a सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से क्या आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 40 इज इक्वल टू 15a, ए इज इक्वल टू क्या आएगा 40/15 यानी कि 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। यस सर। कितना आया 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम चेक करो, इसमें डालो आंसर, तुम्हें क्या करना है फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो ना 8/3 इसमें पुट करो, कितना आ रहा है 40/3, ए का वैल्यू इसमें पुट करो कितना आएगा बताओ, डेसिमल में बताओ कितना आएगा फ्रिक्शन। फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg एंड 10 kg ब्लॉक। तुमने मान लिया चलो मैंने 40 न्यूटन लगाया और सब साथ में मूव कर रहा है ना। उसके बाद तुमने देखा ठीक है साथ में मूव कर रहा है तो 5 kg पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, 10 kg पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, 10 kg पे तुमने 40 अप्लाई किया है, दोनों का इक्वेशन तुमने लिखा न्यूटन सेकंड लॉ से, F इज इक्वल्स टू इसके लिए 5a इसके लिए 40 माइनस F इज इक्वल्स टू 10a। यहाँ से a का वैल्यू आया 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे F का जो इक्वेशन है 5a उसमें a का वैल्यू पुट किया तो कितना है तुम्हारा फ्रिक्शन, ये 5 2 मिनट सर। 2 मिनट, जल्दी 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 इसको करो। अरे यहाँ से देखने में लग रहा है ना 8/3 कर देंगे तो 40/3 तो 13.3 कुछ समथिंग आएगा ना। अरे इसमें निकालने वाला सामने से बोलो ना यार, ये तो हम ही तुम बोलो मेरे साथ, ए का वैल्यू इसमें पुट करोगे 5a में क्या आएगा हाँ सर 2 मिनट 3 2 अभी जाके दिख रहा है ठीक से सर। सर 13 आ रहा है क्या। 13 आ रहा है लेकिन चेक क्या करना है ये बताओ, आ तो रहा है 13, मैं वही समझा रहा था कि क्योंकि चौथे वाले केस 8/3 में को जब डिवाइड किया मैंने तो उसका तो 2. हाँ अगर जो 2.6 आ चौथे रहा है वाले केस एक्सेलरेशन को देखो, सुनो मेरा बात सुनो मेरा बात सुनो मेरा बात सुनो मेरा बात सुनो, चौथे वाले केस में जब हमने मान के निकाला कि दोनों का एक्सीलरेशन कॉमन होगा तो उस समय फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया 13.3 न्यूटन समथिंग, है ना। लेकिन यहाँ तो 10 न्यूटन ही एफ मैक्स हो सकता है, फ्रिक्शन तो मैक्सिमम 10 न्यूटन ही हो सकता है, लेकिन आ रहा है क्या 13.3। 13.3 ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि तुमने माना था कि दोनों साथ चलेंगे, दोनों साथ चलने के लिए बता दिया, तुमने माना कि दोनों साथ चलेंगे और ऐसा होगा, तो तुम्हारा सोल्यूशन बता दिया कि भाई तुमने जैसा माना वैसा होने के लिए फ्रिक्शन 13.3 न्यूटन होना चाहिए, जो कि है नहीं, हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है बात। हाँ। अरे कोई बोल नहीं रहा है, हाँ ना कुछ बोल नहीं रहा है, कृष्णा राम क्या हो गया तुम लोगों को, कुछ तो रिस्पॉन्स दो। सब लोग का ज्वाइनिंग ही दिखा रहा है, क्या है नेट का सब लोग दही बना दियो क्या। बाकियों का नहीं पता हेलो। मजा है सर वो बीच में थोड़ा मेरे से लीव हो गया था गलती से। ये समझ में आया, हाँ सर। क्या समझ में आया बताओ।
सर क्या बताऊं मैं, क्या समझ में आ रहा है। जब तुम थे ही नहीं तो क्या सर समझ में आए? सर एक काम करिए, वापस बता दीजिए। इसी में फंसाए रहो तुम लोग को। क्वेश्चन ये है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ताकि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें। क्वेश्चन ये है, ऐसा क्वेश्चन क्यों है, ऐसा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि तुम फोर्स लगाने को तो कुछ भी लगा सकते हो, लगाने को कुछ भी लगा सकते हो ना। हाँ यस सर। तो बताओ, अगर जो कोई मान लो कि ऐसा ऐसा फोर्स लगा दिया कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगा ऑब्जेक्ट, ऐसा भी हो सकता है ना। हम्म। हम्म, हो सकता है या नहीं? तो इस यस केस सर। में हमें क्या समझने हैं, इस केस में हमें समझना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दिक्कत किसको आने वाला है, 5 kg को। हम 10 पे फोर्स लगाएंगे तो साथ में मूव करने से मना कौन कर देगा? एक समय आने पे 5 kg थक जाएगा, है ना। हम्म। तो हम ये निकाल लें सबसे पहले कि 5 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है। मतलब 10 kg तो मूव करेगा राइट साइड में, इसके वजह से कि ये वाला फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पे। लेकिन 5 kg क्यों मूव करेगा? क्योंकि यहाँ पर एक फ्रिक्शन होगा, यहाँ पर एक फ्रिक्शन होगा जो कि लगेगा, इस पे एक्ट होगा। वो फ्रिक्शन ही उसको आगे लेके जा रहा है। ये फ्रिक्शन नहीं होता तो तुम 10 kg को खींचोगे तो 5 kg थोड़े आगे जाएगा। 5 kg को तो तुम खींच नहीं रहे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बुक्स जो है निकालते हो ना बीच में से, बहुत सारे बुक्स रखे रहते हैं तो यस निकलता है सर। ना। यस सर। हाँ सर। धीरे धीरे निकालते हो, अगर जो धीरे धीरे निकालते हो तो पूरा बुक आ जाता है, अचानक निकालते हो तो एक ही बुक आता है, होता है कि नहीं। यस हाँ सर। सर। तो धीरे धीरे निकालोगे पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन अगर जो खींचोगे इस तरह से, मतलब फोर्स ज्यादा लगा दिए एक समय के लिए, छोटे समय के लिए, तो क्या हो गया, स्लाइड हो गया। तो हम इस क्वेश्चन में ये देख लेंगे कि 5 kg मैक्सिमम कितना मूव कर सकता है, 5 kg मैक्सिमम ना मूव कर सकते। कितना एक्सेलेरेशन से मूव कर सकता है। तो 5 kg पे मैक्सिमम फ्रिक्शन उसके लिए लगाना पड़ेगा। एफ मैक्स कितना लग सकता है? तो एफ मैक्स कितना लग सकता है, म्यू इंटू आर। और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 kg। 50। आर किसका, आर किसका, इस सरफेस के बीच में, है ना। तो आर इज यस। इक्वल टू 50 हो जाएगा, यानी कि 0.2 इंटू 50 हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि इसका मैक्सिमम ए मैक्स अगर जो मान लो कि इसका हो सकता है ए मैक्स, तो उस समय एफ मैक्स लगेगा विच इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। और यहाँ से ए मैक्स जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 10/5, यानी कि 2 मीटर 2। पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। यस सर। तो 2 ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो अब हम मान लिए, ठीक है, कि अब हमें ये समझ में आ गया कि इतना ही फोर्स लगाना है कि 2 ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आए। तो उसका आंसर क्या हो गया, ठीक है भाई, हमारे पास सिस्टम है 15 kg का। सिस्टम कितने केजी का है, 15 kg। 15 kg। 15 kg पे कितना फोर्स लगाए ताकि इसका एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 30 न्यूटन। मतलब 30 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों बॉडी साथ साथ नहीं चलेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन दोनों का नहीं होगा, एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा, ठीक है। हम्म।
तो ये चीज है। और इसी चीज को मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि तुम बताओ कि जो एफ का वैल्यू 10 है तो क्या होगा फ्रिक्शन, एफ का वैल्यू 20 है तो क्या होगा, एफ का वैल्यू 10 बोला था या 15, 15 बोला था, 15 20 30 ऐसा करके दिया था, 40 भी दिया था, है ना, एफ का वैल्यू 40। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था पिछला सॉल्यूशन में कि 30 से लेके ये फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में कॉमन एक्सेलेरेशन होगा, है ना। क्यों? क्योंकि 30 न्यूटन ऑलरेडी हमारा आंसर इसी का आ गया है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ हम ये अप्लाई कर सकते हैं कैसा चीज होने के लिए, कॉमन एक्सेलेरेशन होने के लिए हम वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 40 न्यूटन जब हम अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, चलो एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं। मान लो कि हम 40 न्यूटन इस पे अप्लाई किए, सेम क्वेश्चन, 10 केजी का ब्लॉक के ऊपर 5 केजी का ब्लॉक, और यहाँ का म्यू का वैल्यू 0.2 और यहाँ पर म्यू का वैल्यू 0। और अगर जो 40 न्यूटन इस पे अप्लाई करेंगे तो फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ 5 केजी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ 10 केजी एंड फ्रिक्शन बिटवीन सर बोथ ब्लॉक्स। हाँ, मुझे एक डाउट था, जो आपने एक्सेलरेशन निकाला वो तो 5 केजी का निकाला था ना? अरे 5 केजी का सिचुएशन को समझा, सिचुएशन को समझा। फिजिक्स बड़ा टेढ़ा चीज होता है, समझे, घूम फिर के आना पड़ता है सॉल्यूशन पे, समझे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, मतलब कौन सा वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू पूछ रहा है, सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर, एक साथ मूव करें। तो हमने निकाला, ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 5 केजी मैक्सिमम कितना मूव कर सकता है, क्योंकि वो 5 केजी ही कमजोर है। 10 केजी इस क्वेश्चन में 10 केजी अपना मजबूती से मूव कर सकता है, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा 10 केजी का मूवमेंट होगा। लेकिन 5 केजी का मूवमेंट तुम्हारे इस फोर्स पे एक समय तक ही डिपेंड करेगा, बाद में ये गिर भी सकता है ना। सर इसको तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ये था कि दोनों को साथ में मूव करना है, तो हम चेक कर लिए कि 5 केजी भाई कितना मूव कर सकता है, उसका औकात कितना है। तो 5 केजी पे कौन, 5 केजी को मूव कराने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, फ्रिक्शन पे। किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रिक्शन पे। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 न्यूटन। और ये 10 न्यूटन अगर जो मान लो कि 5 केजी पे मैक्सिमम लग रहा है, उससे ज्यादा तो नहीं लग सकता। तो 5 केजी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, जब मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा तो कितना एक्सेलरेशन होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो हमने कह दिया इस क्वेश्चन का आधा सोल्यूशन हमने कर दिया। और मैंने सोच लिया कि अच्छा हमें ये समझ में आ गया कि दोनों मूव कर सकते हैं टुगेदर मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, या तो उससे कम 2 मीटर एक्सेलरेशन पर से मूव स्क्वायर से। करेंगे, या तो उससे उसके बराबर एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, या तो उससे कम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, है ना। तो मान लिया कि मैक्सिमम वाला केस है, मैक्सिमम वाला पूछ रहा है, तो मैक्सिमम मान लिया कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, इसका भी एक्सेलरेशन और इसका भी एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन हो रहा है। तो उस समय हम क्या मान लेंगे, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ यही हो गया ना, फोर्स ये वाला, यही वाला फोर्स हो गया ना एक्सटर्नल फोर्स। यस सर। ये 15 केजी का सिस्टम है और एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 30 न्यूटन, सॉरी 30 एफ ना? जो भी है, ये वाला जो एफ है वो भी वही है, यही एफ निकालना है। क्योंकि ये तो इंटरनल फोर्स हो गया, क्योंकि इसको सिस्टम में मान लिए तो ये वाला फ्रिक्शन और इधर जो इस पे लग रहा है, इस ब्लॉक पे भी फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों तो इंटरनल फोर्स है, आपस में लग रहे हैं, तो दोनों मिला के तो नेट जीरो ही हो गया ना, ये वाला और ये वाला मिला के। फ्रिक्शन तो दोनों यस पे लग सर। रहा है ना, 10 केजी पे भी लग रहा है, 5 केजी पे भी लग रहा है। तो यही हो गया आंसर, 30 न्यूटन। अब हमने कर दिया क्वेश्चन कि भाई 40 न्यूटन हम लगाएंगे तब क्या होगा, 30 न्यूटन तक तो साथ साथ चलेगा, 40 न्यूटन लगाएंगे तब क्या होगा। तो कोई बच्चा मान लो कि करता है कि सर हमें पूछा गया है कि एक्सेलेरेशन ऑफ 5 केजी, एक्सेलेरेशन ऑफ 10 केजी। कोई बच्चा ये वाला क्वेश्चन समझाने के बाद भी नहीं समझा, ये वाला कोई बच्चा इस क्वेश्चन को समझाने के बाद भी नहीं समझा, और वो क्या कर दिया कि नहीं सर इस केस में भी एक्सेलेरेशन दोनों का सेम होगा, क्या होगा, मतलब बच्चा गलती कर रहा है सेम। उसको भी हम माफ कर दे रहे हैं। देखो 10 केजी, वो बोलेगा कि 10 केजी का भी सर एक्सेलेरेशन ये होगा, 5 केजी का भी सेम एक्सेलेरेशन होगा, वो मान लो कि ऐसा बोल दिया इस केस में भी। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, उसके अनुसार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चलो 10 केजी पे 40 आगे लग रहा है और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, और 5 केजी पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है, तो दोनों के लिए इक्वेशन लिख लिया। इसके लिए क्या क्या लिख लिया,
इसके लिए लिख लिया 5 kg के लिए F इज इक्वल्स टू 5A, सही लिखा ना। यस सर। और इसके लिए क्या लिख लिया 40 माइनस F इज इक्वल्स टू 10A, सही 10A। लिख लिया ना। यस सर। उसके बाद फिर सॉल्व कर लिया तो 40 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 15A, ए का वैल्यू आया कितना 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये वाला वैल्यू जब इसमें यूज किया तो फ्रिक्शन कितना आया, फ्रिक्शन आया 40/3 न्यूटन, यानी कि 13.3 न्यूटन, यही आया ना। यस सर। तो देखो तुम्हारा सॉल्यूशन में आ गया कि ऐसा होने के लिए तुमने जो बनाया और स्टूडेंट को आईना दिखा रहा है ये आंसर, कि तुमने मान लिया ऐसे बिना सोचे समझे, बिना पिछला क्वेश्चन को समझे हुए कि मैक्सिमम 2 ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो सकता है और मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 ही न्यूटन लग सकता है, इसको बिना सोचे समझे तुमने लगा तो दिया, लेकिन आंसर फिर से तुम्हें आईना दिखा रहा है। फ्रिक्शन इसके लिए कितना, ऐसा होने के लिए जैसा तुमने सोचा वैसा होने के लिए फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए 13.3 न्यूटन, जो कि हो नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब कि पहले से ही अगर जो हम समझदार बन गए हैं तो ये प्रोसेस को नहीं फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, हमको पता चल गया कि इस केस में फ्रिक्शन इतना तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये पता चल गया कि 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अगर जो कोई दे दिया इस क्वेश्चन में तो उस केस में ये कंफर्म है कि 5 केजी के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा जो कि 10 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन उसी की वजह से हो रहा होगा A1 या A5 केजी जो भी बोल सकते हो, और 10 केजी के ऊपर 40 न्यूटन तुमने लगाया है, इस पे फ्रिक्शन 10 न्यूटन लग रहा होगा पीछे, और इसका एक्सेलरेशन 10 केजी हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से आंसर निकालना आसान हो गया कि नहीं, बताओ। एक्सेलरेशन ऑफ 5 केजी इस केस में क्या होगा 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ 10 केजी इस केस में क्या होगा 40 माइनस 10/10, 10 मतलब 3 मीटर 3 मीटर पर सेकंड। मतलब ये ज्यादा तेज चल रहा है, ये स्लो से चल रहा है। और मान लो कि इसका सरफेस जो है ना बहुत ही, इसका सरफेस का लेंथ बहुत बड़ा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टाइम के लिए भी उसमें मूव कर सकता है, मतलब ये बहुत लंबा है, इसका कोई दिया नहीं है, ठीक है। और नहीं होगा तो गिर जाएगा, जब तक है इस पे इसके सरफेस पे तब तक के लिए ये वाला फॉलो होगा, समझ में आ रहा है। यस सर। तो यही चीज सिखाने का कोशिश मैं कर रहा था। हो गया। यस सर। अच्छा, एक होता है एंगल ऑफ, सबसे पहले तो फ्रिक्शन में ऐसा भी चीज होता है, जैसे फ्रिक्शन में कांटेक्ट, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी एक चीज होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन करके एक चीज आता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली में क्या बोला जाता है इसमें, अगर जो मान लो m मास है ना, और इसमें फ्रिक्शन इधर लग रहा है, अगर जो फ्रिक्शन इधर लग रहा है और नॉर्मल फोर्स अगर जो ऊपर है, नॉर्मल फोर्स अगर जो ऊपर है, कोई है जो कि इसको खींच रहा है F फोर्स से, ठीक है, तो फ्रिक्शन पीछे आएगा ना। फ्रिक्शन अगर जो यस सर। सरफेस में है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और ये नॉर्मल, इन दोनों को क्या बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या बोला जाता है कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स अगर जो पूछा जाएगा यहाँ पे तो क्या इसको बोलोगे, यहाँ पे इस बॉडी पे अगर जो बोला जाए कि कॉन्टैक्ट फोर्स निकालो तो इसका मतलब क्या निकालोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, है ना। यस सर। ये रिजल्टेंट आएगा, और ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये वाला जो एंगल बनेगा ना थीटा, उसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एंगल फ्रिक्शन। ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्यों एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन अगर जो नहीं रहता, फ्रिक्शन अगर जो नहीं नहीं रहता, रहता। फ्रिक्शन लेस रहता, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस पे आता, इसी पे आता ना। यस सर। तो ये थीटा जीरो होता, फ्रिक्शन जितना घटेगा उतना ही थीटा छोटा होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा। यस सर। फ्रिक्शन जितना बढ़ेगा उतना ही थीटा बड़ा होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसको बोलते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ, ये क्या है एफ एंड आर, मतलब एफ आर और एफ का नेट, समझ में आ रहा है। यस सर। इसका नहीं, सिर्फ इन दोनों का, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ बाई आर, यानी कि ऐसे निकाल लेंगे, है कि नहीं। ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना चाहिए तुम्हें, समझ में आ रहा है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन 0 डिग्री कब होगा, जब फ्रिक्शन नहीं लग रहा नहीं हो, होगा। समझ में आ रहा है ना बात। यस सर।
एक होता है एंगल ऑफ रिपोज, जानते हो? सुना है सर। एक होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या काम करता है? जैसे सोचो एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है इस सरफेस के बीच में म्यू एस और म्यू के दोनों दिया हुआ है, ठीक है? क्या दिया हुआ है? म्यू एस और म्यू के। इसका मास है m, इसका मास है m। तो अब सोचो ये वाला थीटा जितना घटेगा, ये थीटा जितना घटेगा, सोचो इसके बारे में, सोच रहे हो क्या? और तब तक मोबाइल से ज्वाइन करके रखो, आगे बढ़ाते हैं क्लास को, बहुत डिस्टर्ब हो गया। चलो तो क्या है कि एंगल ऑफ रिपोज का मतलब तुम लोग समझ रहे हो क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ कि ये थीटा जितना कम रहेगा, तुम कभी ऐसा किए हो क्या कि एक तुम्हारे पास पटरा है, पटरा टाइप का, ये समझो पटरा है, पटरा समझते हो? यस सर। एक प्लेटफॉर्म टाइप का, लकड़ी का कुछ भी, तो उस पर कभी खेले हो? अच्छा वो वाला देखे हो ना, जो पार्क वगैरह में लगा रहता है बच्चों को स्लाइड करने के लिए, हाँ सर। उस पे ऐसे बच्चे बैठते हैं सीधे नीचे आ जाते हैं, है कि नहीं? यस। अब वो वाला जो ये वाला एंगल के बारे में सोचो कि वो जो एंगल रहता होगा वो एक खास एंगल रहता होगा, उससे कम एंगल नहीं रहता होगा, नहीं तो बच्चे यहाँ बैठेंगे, बताओ एंगल छोटा हो जाएगा तो बच्चे यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे? सर एकदम छोटा होगा तो नहीं बैठेंगे, नहीं पहुंचेंगे। मतलब होगा ना, एक सिचुएशन बनेगा ना कि जैसे मान लो कि धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम इसको 0 डिग्री से उठाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, ऐसा होगा तो एक ऐसा एंगल आएगा जिस समय ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात को फील कर रहे हो? यस सर। तो वो जो एंगल होगा उसी को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, वो जो एंगल होगा उसी को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने का कारण क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल फोर्स इज mg cos थीटा, और इधर वाला फोर्स इज mg sin थीटा, और इधर वाला फोर्स इज फ्रिक्शन, जो कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? म्यू mg cos थीटा, यही हो सकता है ना मैक्सिमम? तो तुम सोचो, तुम लोग सुन पा रहे हो ना? हाँ ना बोलते रहो। हाँ सर, हाँ सर। बताओ थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा mg sin थीटा का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा? बताओ। बढ़ेगा। सर बढ़ेगा। और एफ मैक्स का जो वैल्यू तुम कैलकुलेट करते हो, थीटा बढ़ेगा घटेगा। तो म्यू mg cos थीटा का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा घटेगा। सर। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन घटेगा और mg sin थीटा बढ़ेगा। तो जिस समय mg sin थीटा म्यू mg, शुरू में म्यू mg cos थीटा का वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा, शुरू में सोचो थीटा 0 डिग्री के आसपास, 0.012 डिग्री, 0.001 डिग्री, 0.5 डिग्री, 0.6 डिग्री, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे बढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत में इसका वैल्यू बहुत बड़ा रहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज वेरी हाई एंड दिस फोर्स इज लगभग 0। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते ऐसा होगा जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, इफ थीटा इंक्रीजेस, if theta increases mg sin theta decreases mu m, sorry, increases mg sin theta increases mu mg cos theta, बताओ। decreases डिक्रीजेस। when mg sin theta is equals to mu mg cos theta, then tan theta is equals to mu, tan theta is equals to mu, म्यू। and this angle is called angle of रिपोज। रिपोज। ये एंगल ऑफ रिपोज है। यस समझ सर। में आ गया बात? मतलब यस इस सर। एंगल पे, मतलब इस एंगल से ज्यादा पे बॉडी रहेगा तो बॉडी नीचे मूव करेगा, इस एंगल से कम एंगल पे रहेगा तो बॉडी मूव नहीं नहीं करेगा। करेगा। मतलब इस एंगल से कम एंगल का इंक्लाइंड प्लेन होगा, मतलब टेन इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए अगर जो रहेगा तो फिर मूवमेंट होगा, और नहीं रहेगा तो मूवमेंट नहीं होगा, मतलब उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और बाकी इस एंगल से ज्यादा एंगल में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। यही है एंगल ऑफ रिपोज। ओके, हाँ सर। यस सर। फिर है, अगर जो देखा जाए सर्कुलर मोशन के बारे में तुम लोग जानते हो कुछ? हाँ सर। हाँ सर। सर्कुलर मोशन में मान लो कि
कोई बॉडी v स्पीड से चल रही है सर्कुलर मोशन में, रेडियस उसका r है, तो उसका वजह क्या होगा, कोई ना कोई एक फोर्स होगा। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल इसका फोर्स। मास अगर जो m है, इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, रेडियस r है, तो एफ सी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर। कोई ना कोई ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग अस्तित्व है इसका क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई नया फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स कभी ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। जैसे सन और अर्थ के केस में क्या है, सन कहाँ है, सेंटर पे है। अर्थ जो है कहाँ है, अर्थ कहाँ है, सन यहाँ सेंटर पे है, अर्थ जो है यहाँ पे बाजू घूम पे। रहा है। और अर्थ उस किस वजह से घूम रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की ग्रेविटेशनल वजह फोर्स। से। इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ। कोई अगर जो रस्सी बांध दिया है, एक ऑब्जेक्ट में रस्सी बांध दिया, उसके वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इस केस में क्या है, टेंशन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज, मतलब टेंशन फोर्स बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस। ओके, यस सर। तो उसका वैल्यू कितना होगा, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। तो नो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि अगर जो एक रोड है जहाँ पे एक टर्निंग है, रोड में एक टर्निंग है, रोड में क्या है, एक टर्निंग है, और वो टर्निंग जो है वो किस तरह का है, सर्कुलर शेप का है। और वो जो सर्कल कंप्लीट रहता, अगर जो सर्कल कंप्लीट रहता, तो इसका रेडियस रहता कितना, इसका रेडियस रहता कितना, 44 मीटर। हम्म हम्म 35 मीटर कितना रेडियस रहता, 35 मीटर। 35 मीटर। अगर जो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, जो कि कोई गाड़ी है जिसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, कितना स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, और इसमें म्यू है जो कि है 0.3, हम्म 0.3 म्यू मतलब 0.3। 3। यस सर। म्यू एस है, ये वाला वैल्यू निकालना है, वी है, 10 मीटर पर सेकेंड नहीं, वो क्या है, वी। म्यू एस का वैल्यू है 0.3। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी फॉर सेफ टर्निंग। मतलब सेफली वो टर्न कर जाए, नहीं तो एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, ज्यादा स्पीड से टर्न कर रहा है तो गिर गिर के नाक मुंह फोड़ के घर पे पहुंचे, है कि नहीं। तो सेफ्टी के यस लिए सर। कितना स्पीड मैक्सिमम हो सकता है, कितना मैक्सिमम स्पीड से टर्निंग इसमें हो सकता है। अगर जो इसका अंडर रूट इसका अगर जो मास, इसका अगर जो मास हो जाएगा, मास कुछ भी ले लो, दो मतलब मास इस पूरे गाड़ी का कुछ भी ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मास कुछ भी हो, लेकिन कितना स्पीड मैक्सिमम हो सकता है। तो इस केस में अच्छा ये बताओ कि हम जब रोड पे चलते हैं, जब हम रोड पे चलते हैं, तो हमारे बाइक पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है या नहीं लगता है? हाँ लगता है सर। और वो जो लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है या काइनेटिक रहता है? जब बाइक आगे जा रही है तो फ्रिक्शन जो है स्टैटिक है या काइनेटिक है? काइनेटिक। पहले इस सवाल का जवाब दो। काइनेटिक वाला। क्योंकि बाइक मूव कर रही है तो सभी का आंसर होगा कि काइनेटिक होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़े ना। काइनेटिक कब होता है, जब यहाँ पे स्लाइड हो, स्कीडिंग हो। क्या स्कीड करता है क्या, तुम साइकिल चलाते हो तो फिसलते रहता है क्या ग्राउंड पे, तुम्हारा जो चक्का है, नहीं व्हील है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। कब फिसलता है, जब तुम ब्रेक लगाते हो, है ना। एक्चुअली यस में सर। इस व्हील के बारे में सोचो, ये व्हील जो है ना, ये व्हील के बारे में, स्टैंड लगाओगे, स्टैंड लगाने के बाद चलाते हो ना साइकिल वाला व्हील, मजा आता है ना चलाने में। कभी चलाए हो कि नहीं चलाए हो? अरे यस सर। बचपन में चलाए होगे। ऐसा थोड़े है कि एकदम बोरियत वाला तो बच्चा नहीं रहोगे, थोड़ा खेलने कूदने वाले रहे होगे तो ये सब किए ही होगे, यस सर। है ना। ऐसा थोड़े है कि मैं क्यों खेलूं, मेरा जन्म खेलने के लिए नहीं हुआ है।
लोग खेलेंगे मैं देखूंगा, ऐसा नहीं है ना। खेले होगे ना बचपन में। साइकिल जब शुरुआत में मिला होगा छोटा वाला तो उसके साथ खेले होगे। नहीं मिला होगा साइकिल तो डायरेक्ट मोटरसाइकिल मिला होगा। जिसके पास जैसा कैपेसिटी है वो वैसा है। लेकिन कुछ तो घुमाने के लिए मिला ही होगा। हाँ यस सर, सर। यहाँ कोई गरीब नहीं है वैसे। हाँ तो घुमाने के लिए तो तुम क्या देखते हो, इसको एक जगह घुमाते हो तो कैसा घूमता है, इस तरह से घूमता है ना। अब यस बताओ सर। कि उस तरह से घूमता है एक ही जगह पे लेकिन रहता है। लेकिन जब साइकिल को तुम चलाते हो तो दो चीज उसके साथ होता है, घूमता भी है और आगे बढ़ता भी है। घूमता भी है और आगे बढ़ता भी है। लेकिन जब स्टैंड पे लगा देते हो तो वहीं पे खड़ा रहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ घूमता है जब तुम उस पे पैडल चलाते हो तो, है ना। यस या सर। बाइक को डबल स्टैंड पे लगा के एक्सेलेरेटर दबा रहे हो, एक गियर में करके दो गियर में करके, है कि नहीं। हम्म तो ये घूमेगा। लेकिन जब बाइक चलता है तो आगे भी मूव करता है ना, तो क्या होता है ना कि इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी है। सोचो जब सिर्फ घूम रहा था, जब सिर्फ घूम रहा था तो ये पॉइंट अभी सिर्फ जब स्टैंड पे लगा हुआ था घूम रहा था तो इसका स्पीड इधर की तरफ था, इस पॉइंट का था या नहीं था। हाँ। यस लेकिन सर। जब साइकिल चल रहा है या बाइक चल रहा है तो इसके पास दो स्पीड है। अब मान लो कि एक समय की ब्रेक तुम लगा दिए, क्या करती है, ब्रेक लगा दिए और ब्रेक। जबरदस्ती का खींच रहे हो, आगे लेके जा रहे हो। ब्रेक लगा के, या तुम्हारा लॉक लगा हुआ है, तुम्हारा चाबी खो गया है, जबरदस्ती खींच के लेके जा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये पॉइंट जो है सिर्फ आगे जाएगा, है कि नहीं। यस सर। ये घूम नहीं रहा है, ये घूम नहीं रहा है, सिर्फ नहीं आगे रहा है। जा रहा है। लेकिन जब हाँ। दोनों चीज एक साथ हो रहा है तो इसके पास एक्चुअली में दो वेलोसिटी है, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ, तो नेट इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। क्या हो जीरो। जाता है, जीरो। मतलब जो पॉइंट चक्के का या व्हील का जो पॉइंट ग्राउंड के टच में है उसका नेट वेलोसिटी क्या रहता है, जीरो। जीरो। यानी कि वो वहां पे स्किड नहीं करता है, यानी कि वहां पे जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। समझ में आया बात। हम्म और ये रोटेशन में इसके बारे में पढ़ेंगे, रोटेशन चैप्टर में इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे, ओके। यस यस सर। सर। तो अब क्या होता है कि मान लो कि टर्निंग कोई आया, ऐसा टर्न करना चाहते हो तो तुम साइकिल को जब टर्न करोगे तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो किधर लगेगा, टर्न करोगे तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो किधर लगेगा, बताओ। जब टर्निंग करते हो मान लो कि साइकिल का व्हील ऐसा है, हम्म कैसा तुम्हें बताऊं। अब साइकिल खरीद के लेके आऊं छोटा सा। यस सर। चलो, ये है साइकिल, देखो दिख रहा है साइकिल। साइकिल का ये व्हील है, गोल नहीं है, मतलब ये टच वाला पॉइंट है, ठीक है, टच है, ये रोड है, ये टच है। जब हम्म तुम्हें जब तुम्हें लेफ्ट लेना हो, लेफ्ट तो ऐसे ही करते हो ना, हैंडल को ऐसे करते हो ना, हम्म ऐसे करते हो, देखो। तो यस। तुम अपने हथेली पे करो तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम ग्राउंड को किधर धक्का दे रहे हो, इधर धक्का दे रहे हो, यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ। जब तुम इस वाले पॉइंट पे ध्यान दो, इधर वाले पॉइंट पे ध्यान देना, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, नीचे वाले सरफेस को किधर घसीट के लेके जाना चाहते हो, इस तरफ लेके जाना चाह रहे हो कि नहीं। यस सर। इस पॉइंट पे ध्यान दो, इधर लेके जाना चाह रहे हो कि नहीं। हाँ। तो फ्रिक्शन ऐसे लग जाएगा, हालांकि नहीं इतना क्लियर पता चल रहा होगा, लेकिन ये बात तय है कि अगर जो तुम्हारा टर्निंग ऐसा है ना तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो इसका सेंटर, इस सर्कल का जो सेंटर बन रहा होगा ना, इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए तुम टर्निंग यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल तुम्हारा जो हो जाता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है। समझ में आ रहा है। यस सर। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन उधर हो जाता है, तो इस केस में बताओ कि क्या हो जाएगा। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, सेफ सेफ जर्नी के लिए क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लगे। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बताओ, एफ मैक्स कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू एम जी, यही हो जाएगा ना। हम्म मतलब यस सर। 0.3 इंटू मतलब म्यू एम जी हो जाएगा। और म्यू एम जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मान लो कि ये सेंटर है तो ये वाला फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है इसको करवाने के लिए, यानी कि म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर। एम एम जी से एम स्क्वायर कट बाय गया आर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इंटू जी। आर मतलब इंटू ये जी। जो स्पीड आया वो क्या आया, वी मैक्स, क्या आया, वी मैक्स का स्क्वायर, क्या हो गया, ये वी मैक्स है। समझ में आ रहा है बात। और सर तो ये वी म्यू को मैक्स क्या इज हो गया? इक्वल्स, हाँ, म्यू कहाँ पे चला गया? म्यू
म्यू भी रहेगा, तो वी मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू आर जी। हाँ, और इसका वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा। सबका वैल्यू पता है, म्यू का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, जी का वैल्यू पता है, पुट कर दोगे आंसर चला आएगा। ठीक है, इस तरह से चीज अच्छा होगा। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं अब। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो, समझने के सर लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा।